एनी फ्रैंक की डायरी भाग 2 शनिवार 20 जून 1942। प्रिय किटी, मैं सीधे शुरू करती हूँ। इस समय बहुत शांति है। मम्मी और डैडी बाहर गए हैं और मागोट कुछ दोस्तों के साथ पिंग पोंग खेलने गई है। मैंने भी हाल ही में काफ़ी पिंग पोंग खेला है। हम पिंग पोंग खेलने वालों को आइसक्रीम बहुत पसंद है, खासकर गर्मियों में जब खेलते समय शरीर गर्म हो जाता है। इसलिए हम अक्सर खेल खत्म करने के बाद किसी नज़दीकी आइसक्रीम की दुकान, डेल्फी या ओएसएस चले जाते हैं, जहां यहूदी लोगों को जाने की अनुमति है। हमने अब अतिरिक्त पॉकेट मनी के लिए मिन्नतें करना छोड़ दिया है। ओएसएस आमतौर पर भरी होती है और हमारे दोस्ती के दायरे में हमें हमेशा कोई न कोई भला सज्जन या लड़का दोस्त मिल ही जाता है, जो हमें हफ्ते भर में भी खत्म ना होने वाली आइसक्रीम दिला देता है। मुझे उम्मीद है कि तुम ये जानकर थोड़े हैरान होगे कि मैं अपनी उम्र में लड़कों के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन अफसोस, हमारे स्कूल में इसे टालना मुश्किल है। जैसे ही कोई लड़का पूछता है कि क्या मैं उसके साथ साइकिल पर घर तक आ सकता हूँ और बातचीत शुरू होती है, तो 10 में से 9 बार मैं पक्के तौर पर जान जाती हूँ कि वो तुरंत मुझ पर पूरी तरह से फिदा हो जाएगा और फिर मुझे अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देगा। कुछ समय बाद ये दीवानगी ठंडी पड़ जाती है, खासकर जब मैं उनके उत्साही वैसरों की कोई परवाह नहीं करती और मस्ती से साइकिल चलाती रहती हूँ। अगर बात इतनी आगे बढ़ जाए कि वो पापा से बात करने की बात करने लगे, तो मैं साइकिल थोड़ा सा मोड़ देती हूँ, मेरा बैग गिर जाता है और वो लड़का ज़रूर साइकिल से उतरकर बैग उठाने लगेगा, और तब तक मैं बातचीत का कोई नया विषय शुरू कर चुकी होती हूँ। ये तो सबसे मासूम किस्म के लड़के होते हैं। कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो उड़ते हुए किस देते हैं या मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो बिल्कुल गलत दरवाजे पर दस्तक दे रहे होते हैं। ऐसे में मैं साइकिल से उतर जाती हूँ और उनके साथ आगे जाने से इनकार कर देती हूँ, या फिर ऐसा दिखाती हूँ जैसे मुझे बहुत बुरा लग गया हो और साफ शब्दों में उन्हें कह देती हूँ कि दूर हो जाओ। बस इसी तरह हमारी दोस्ती की नींव पड़ जाती है कल के लिए। तुम्हारी एन। रविवार 21 जून 1942। प्रिय किटी, हमारी पूरी कक्षा B1 डर से कांप रही है क्योंकि जल्द ही शिक्षकों की बैठक होने वाली है। इस बात को लेकर खूब अटकलें लगाई जा रही हैं कि कौन अगली कक्षा में जाएगा और कौन यहीं रह जाएगा। मीप टियोंग और मैं अपने पीछे बैठने वाले 2 लड़कों विम और जैक्स को देखकर खूब मजे ले रहे हैं। उनके पास छुट्टियों के लिए एक भी फ्लोरिन नहीं बचेगा, सब शर्तों पर खर्च हो जाएगा। तू पास होगा, नहीं होगा, होगा। सुबह से रात तक यही चलता रहता है, यहाँ तक कि मीप भी अब चुप रहने की गुहार करती है और मेरे गुस्से भरे फटकारने से भी वो शांत नहीं होते। मेरे अनुसार हमारी कक्षा का 1/4 हिस्सा यही रह जाना चाहिए। कुछ तो पूरी तरह से पागल किस्म के हैं, लेकिन शिक्षक तो दुनिया के सबसे अजीब प्राणी होते हैं, तो हो सकता है इस बार उनकी अजीबता सही दिशा में काम करे। मुझे अपनी सहेलियों और खुद को लेकर चिंता नहीं है, हम किसी तरह निकल ही जाएंगे। हालांकि गणित को लेकर थोड़ी अनिश्चितता है। फिर भी अब हम सिर्फ धैर्यपूर्वक इंतजार कर सकते हैं, तब तक हम एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहते हैं। मेरा सभी शिक्षकों से अच्छा तालमेल है। कुल 9 शिक्षक, 7 पुरुष और 2 महिलाएं। हमारे पुराने गणित के मास्टर मिस्टर केप्टर मुझे बहुत नाराज रहते थे क्योंकि मैं बहुत बातें करती हूँ, तो इसलिए उन्होंने मुझे एक बकबक करने वाली लड़की विषय पर एक निबंध लिखने को कहा। एक बकबक करने वाली? इस पर भला क्या लिखा जा सकता है? खैर, मैंने सोचा कि बाद में देखूंगी। अभी सिर्फ अपनी नोटबुक में शीर्षक लिख लिया और खुद को शांत रखने की कोशिश की। उस शाम जब मैंने बाकी गृह कार्य पूरा कर लिया तो मेरी नज़र नोटबुक में लिखे शीर्षक पर पड़ी। मैं पेन की नोक चबाते हुए सोचने लगी कि कोई भी बड़े बड़े अक्षरों में कुछ बकवास लिख सकता है, लेकिन असली चुनौती तो ये साबित करना है कि बोलना ज़रूरी क्यों है। मैंने बहुत सोचा और फिर अचानक एक विचार आया। मैंने अपने 3 पन्ने भर दिए और पूरी तरह से संतुष्ट हो गई। मेरे तर्क ये थे कि बात करना एक स्त्रीउचित गुण है और मैं इसे काबू में रखने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन मैं कभी पूरी तरह ठीक नहीं हो सकती क्योंकि मेरी माँ भी मुझसे ज्यादा बातूनी थी। और आखिर वंशानुगत गुणों का भला क्या किया जा सकता है? मिस्टर केप्टर मेरे तर्कों पर हंसे, लेकिन जब मैंने अगली कक्षों में फिर से बातें शुरू कर दी तो एक और निबंध का आदेश मिला। इस बार विषय था ला इलाज बकबक करने वाली। मैंने ये भी जमा कर दिया और उसके बाद 2 पूरे पाठों तक उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, लेकिन तीसरे पाठ में वो फिर झल्ला गए। एनी बातूनी होने की सजा के रूप में अब एक निबंध लिखेगी, क्वैक क्वैक क्वैक, मिसेस नैटरबीक कहती हैं। पूरी कक्षा में ठहाके की गूंज। मैं भी हंस पड़ी, हालांकि मुझे लग रहा था कि अब इस विषय पर मेरी कल्पना शक्ति थक गई है। अब मुझे कुछ बिल्कुल नया और अलग सोचना था।
सौभाग्य से मेरी सहेली सैन अच्छी कविता लिखती है और उसने पूरा निबंध कविता के रूप में लिखने की पेशकश की। मैं खुशी से उछल पड़ी। कैप्टर मुझे इस अजीब विषय से बेइज्जत करना चाहते थे, लेकिन अब मैं उन्हें ही पूरी कक्षा का मजाक उड़ा दूंगी। कविता पूरी हुई और शानदार थी। कहानी थी एक मम्मी डतक और एक पापा हंस की, जिनके 3 छोटे बच्चे थे। वे बच्चे बहुत बकबक करते थे, इसलिए पापा हंस ने उन्हें काट डाला। सौभाग्य से मिस्टर कैप्टर को मजा आ गया। उन्होंने पूरी कक्षा में ये कविता जोर से पढ़ी, टिप्पणियों के साथ, और बाद में और कई कक्षाओं में भी सुनाई। तब से मुझे बोलने की आज़ादी है, कोई अतिरिक्त काम नहीं दिया जाता, बल्कि कैप्टर अब हमेशा मजाक में इसे याद करते हैं। तुम्हारी, एन। आगे की डायरी भाग 3 में अपलोड की जाएगी। धन्यवाद।